हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 18, चैप्टर 1-8 आई नीड यू। ईशा अपनी स्टडी टेबल के पास गई और अपनी बुक्स उठाए पढ़ने बैठ गई। उसे लगभग पढ़ते हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए होंगे कि कमरे का दरवाजा खुला और यूवी अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नज़र ईशा पर गई। ईशा को पढ़ाई करते देख यूवी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वहां से चुपचाप बाथरूम में चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वह कपड़े चेंज करके आया और बेड पर बैठ गया। यूवी बेड पर बैठकर ईशा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब फ्रस्ट्रेशन के भाव थे। जाहिर था उसे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। उसे ऐसे देखकर यूवी उसके पास गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। ईशा अपनी प्रॉब्लम में इतनी उलझी हुई थी कि उसे यूवी का भान ही नहीं हुआ। वो अभी परेशानी से एक क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपने सर एक हाथ महसूस हुआ। ये देखकर उसने हल्का सा अपना सर टेढ़ा करके देखा। उसके पीछे यूवी खड़ा हुआ था और वो उसे ही देख रहा था। ईशा को अपनी तरफ देखा पाकर यूवी ने प्यार से कहा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ईशा ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता ये ऐसे उल जलूल सवाल कौन बनता है। बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो मम्मी कसम उससे जाकर पूछूं कि क्या बीवी से लड़कर क्वेश्चन बनाए थे क्या, जो बीवी का गुस्सा हम जैसे मासूम बच्चों पर उतारा उसने ऐसे क्वेश्चन इन्वेंट करके। इतना कहकर ईशा ने अपनी शकल रोने जैसी बना ली। वही ईशा की बात सुनकर यूवी ने हल्के से हंसते हुए कहा, और ऐसे उल जलूल बात तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है? यूवी की बात सुनकर ईशा ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरा मजाक बना रहे हैं। यूवी ने ना में गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं अपनी बीवी का मजाक उड़ाऊं। ईशा ने अपना मुंह बनाते अनअम्यूज्ड हुए कहा, जाए आप यहां से, मुझे बातों में मत लगाए, मुझे पढ़ना है। यूवी ने वहां से जाते हुए ईशा को अपनी टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं, मुझे लगा था मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं तो चला। इतना कहकर जाने लगा कि तभी उसके कानों में ईशा की हद से ज्यादा मीठी आवाज आई। ईशा ने अपनी वाणी में जैसे मिश्री घोलते हुए कहा, सुनिए। ईशा के ये बोलते ही यूवी के कदम रुक गए, लेकिन साथ ही साथ उसकी धड़कनें शोर करने लगी थी। ईशा के मुंह से ये शब्द सुनकर उसे गुदगुदी सी होने लगी थी। तभी उसके कानों में ईशा की आवाज फिर से पड़ी, आई नीड यू। ईशा की ये बात सुनकर यूवी का दिल तो जैसे उछलने लगा था। यूवी ने पलटकर ईशा की तरफ देखा, जैसे वो ईशा से आई नीड यू का मतलब पूछ रहा हो। यूवी का दिमाग कुछ अलग ही दिशा में दौड़ने लगा था। यूवी ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ईशा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आई नीड योर प्रोफेसर। यूवी, जिसका दिमाग कुछ और हो, सोचने लगा था। ईशा के मुंह से प्रोफेसर सुनकर ना समझी में ईशा को देखने लगा। उसे ऐसे देखकर ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ये क्वेश्चन समझाए ना प्रोफेसर साहब। ईशा की बात सुनकर यूवी ने ईशा से पूछा, तुम्हें ये क्वेश्चन समझने के लिए मेरी जरूरत थी, इसलिए तुम मुझे बुला रही थी? यूवी की बात पर ईशा ने हाँ में सर हिला दिया। ईशा ने मासूमियत स्माइल विद अ हेलो कहा, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कुछ और बात है क्या? यूवी ने ईशा की बात पर कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यूवी ने अपने मन में कहा, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही उल्टा चलने लगा है। कैसे कैसे वियर्ड थॉट आ रहे थे मेरे मन में। यूवी ने अपना सर झटका और ईशा के पास आ गया और खड़ा हो गया। यूवी को खड़े देख ईशा ने उसे बैठने के लिए अपनी चेयर दे दी। यूवी बैठ गया और ईशा ऐसे ही खड़ी रही कि यूवी के उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया, जिसके लिए ईशा तैयार नहीं थी। लेकिन जब उसे समझ आया तो वो खड़ी होने लगी कि यूवी ने उसे ऐसे ही बैठने के लिए कहा। ईशा ने खड़े होने की कोशिश करते हुए परेशानी से कहा, छोड़िए, मुझे खड़े होना है। मैं ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगी। यूवी ने कहा, क्यों नहीं पढ़ पाओगी?
ऐसे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? शरारत से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे बैठने से तुम्हें कुछ होगा। यूवी की बात सुनकर ईशा ने चिढ़ते हुए कहा, मैं इसीलिए मना कर रही हूं कि ऐसे मेरा मन पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, समझे आप? यूवी ने ईशा को ज्यादा परेशान नहीं किया और उसे छोड़ दिया। ईशा ने ड्रेसिंग रूम में गई और वहां से एक चेयर उठा लाए और उसे यूवी के बगल में डाल दिया। अब ईशा उस चेयर पर बैठ गई। चैप्टर 182 उल्टियां। यूवी ने क्वेश्चन देखा और सिर्फ 2 मिनट में ही उसका सॉल्यूशन निकाल दिया और साथ ही साथ इसी तरीके से ईशा को समझा भी दिया। ईशा हैरान सी यूवी को देख रही थी कि उसने कितनी आसानी से और इतनी जल्दी उसे समझा दिया। ऐसे ही यूवी ने बाकी कई प्रॉब्लम्स जिन्हें ईशा ने बुक में हाईलाइट कर रखा था, उन्हें यूवी ने चुटकियों में बड़ी ही आसानी से ईशा को समझा दिया था, जिससे ईशा काफी इम्प्रेस और खुश थी। ईशा को पढ़ते हुए और यूवी को पढ़ाते हुए अब काफी टाइम बीत गया था। यूवी ने जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तब कहीं जाकर दोनों ने चैन की सांस ली। जहां अब ईशा ने अपनी बुक समेटी और बालकनी में चली गई, वही यूवी भी उसके पीछे पीछे आ गया। यूवी जब बालकनी में आया तब ईशा बालकनी में लगे सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। ये देखकर यूवी के कुछ सोचा और कमरे से बाहर चला गया और नीचे चला आया। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में वापस आया तो उसके हाथ में 2 मग थे, जिसमें एक कॉफी थी और एक मग में हॉट चॉकलेट मिल्क। वो जब बालकनी में आया तो ईशा वहां नहीं थी। ये देखकर उसने एक नज़र पूरी बालकनी में घुमाई, लेकिन ईशा बालकनी में कहीं भी नहीं थी। उसने वो सामान वहीं टेबल पर रखा और यूवी अंदर आया तो उसकी नज़र ईशा पर गई जो बाथरूम से बाहर निकल रही थी। ईशा भी यूवी की तरफ आ गई। यूवी ने ईशा का हाथ पकड़ा और दोनों बालकनी में आ गए। बालकनी में आकर ईशा की नज़र टेबल पर गई तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। यूवी ने उसे बिठाया और उसके हाथ में हॉट चॉकलेट मिल्क दे दिया और खुद ने कॉफी का मग उठा लिया और ईशा की बगल में बैठ गया। दोनों सुकून के पल जी रहे थे कि अचानक से ईशा उठकर अंदर कमरे की तरफ दौड़ी। उसे ऐसे जाते देखकर यूवी कंफ्यूज हो गया। वो भी खड़ा हुआ और अंदर आया तो ईशा कमरे में नहीं थी। बाथरूम का डोर ओपन था, जिससे कुछ आवाजें आ रही थी। यूवी बाथरूम के पास आया तो उसकी नज़र ईशा पर गई, जो कि बाथरूम में उल्टियां कर रही थी। ये देखकर यूवी परेशान हो गया। वो परेशान सा अंदर आया और उसने ईशा को पकड़ लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। जब ईशा ने उल्टियां कर ली तो पानी से ईशा का चेहरा साफ कराया और उसे गोद में उठाया और बाहर आ गया। उसने ईशा को बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया और बाथरूम में जाकर वॉश बेसिन साफ किया। चैप्टर 183 क्या किया तुमने इसके साथ? यूवी सब कुछ साफ करके बाहर आया और ईशा के पास जाकर बैठ गया। उसने ईशा का चेहरा देखा जो कि हल्का सा सफेद पड़ गया था। उसने ईशा के गालों पर हाथ रखा तो उसने अपनी आंखें खोली। यूवी ने बेहद प्यार से उससे कहा, क्या उल्टा सीधा खाया था तुमने? ईशा ने मरी हुई आवाज में कहा, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया, सुबह मैंने सैंडविच और बस जूस पिया था। यूवी ने कहा, कॉलेज में क्या खाया था? ईशा ने कहा, कॉलेज में मैंने कुछ नहीं खाया। ईशा की बात सुनकर यूवी ने उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरा, जिससे उसने हकलाते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? ईशा की बात सुनकर यूवी ने कहा, कल से तुम ब्रेक टाइम में मेरे ऑफिस में आ जाना। खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो तुम। यूवी की बात पर ईशा ने कहा, लेकिन ब्रेक टाइम मेरी फ्रेंड के साथ होता है मेरा, इसलिए मैं ईशा कुछ कहती कि यूवी ने हल्की सी सख्त आवाज में कहा, मुझे अब कोई बहस माही चाहिए। यूवी की बात पर ईशा ने अपना मुंह बना लिया। यूवी ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और ईशा को पिलाने लगा कि ईशा ने मना कर दिया और कहा, मुझे नहीं पीना, 2 बार तो उल्टी आ चुकी है, तीसरी बार मुझे नहीं करनी, तकलीफ होती है। ईशा की बात सुनकर यूवी ने असमंजस में कहा, 2 बार?
ईशा ने कहा, हाँ 2 बार जब आप नीचे गए थे तब की थी मैंने, और दूसरा अब आपके सामने। यूवी ने ईशा की बात पर कहा, कोई नहीं, तुम ये पानी पी लो, पानी से उल्टियां नहीं आती। यूवी की बात सुनकर ईशा ने कहा, पक्का। यूवी ने सहमति में अपनी पलकें झपका दी। तो ईशा ने यूवी के हाथों से पानी पी लिया और वापस बेड पर लेट गई। उसे पानी पिए 2 मिनट ही हुए थे कि उसे फिर से उल्टियां आने लगी। वो हड़बड़ी में खड़ी होकर बाथरूम की तरफ दौड़ी और अंदर उल्टियां करने लगी। यूवी भी उसके साथ साथ बाथरूम में अंदर चला गया। उसके चेहरे पर अब परेशानी थी। ईशा को उसने पीछे से पकड़ लिया और उससे उल्टी करने दिया। जब ईशा ने उल्टी कर की तो उसने सब कुछ साफ किया और ईशा का चेहरा भी साफ किया। उसने ईशा को देखा जो अब बिल्कुल कमजोर लग रही थी। उसने ईशा को अपनी गोद में उठाया और बाहर आ गया। ईशा को बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ईशा ने रोते हुए कहा, आप झूठे हैं, आपने तो कहा था कि पानी से उल्टियां नहीं आती, लेकिन देखा आपने, पानी पीने से मुझे फिर से वॉमिट हुई। ईशा को रोते देखकर यूवी ने उसके आंसू पोंछे हुए कहा, देखो तुम रो मत, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तुम ऐसे ही रोओगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ईशा को किसी तरह चुप कराकर यूवी ने किसी को फोन किया। दूसरी साइड से कॉल पिक होते ही यूवी ने कहा, अभी के अभी ओबरॉय मैंशन में डॉक्टर दीक्षित को आने को कहो। डॉक्टर दीक्षित ओबरॉय फैमिली के पर्सनल डॉक्टर है। उनका अपना एक हॉस्पिटल है और दीक्षित यशराज ओबरॉय यानी यूवी के फादर के बेहद करीबी दोस्तों में से एक है। यूवी ने फोन रख दिया और ईशा का सर सहलाने लगा। वही ईशा अब हल्की नींद में जा चुकी थी। उसका फूल सा चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बहुत कमजोर दिख रही थी। लगभग 10 मिनट बाद डॉक्टर दीक्षित ओबरॉय मैंशन पहुंच चुके थे। जब नीचे सबने डॉक्टर दीक्षित को देखा तो सबके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ थी कि डॉक्टर दीक्षित यहां पर है, सब ठीक तो है कि नहीं। डॉक्टर दीक्षित अंदर आए तो यशराज जी की नजर उस पर पड़ी। डॉक्टर दीक्षित को यहां पर देखकर यशराज जी ने पूछा, दीक्षित तुम यहां सब ठीक तो है ना? यशराज जी की बात सुन डॉक्टर दीक्षित ने मजाक करते हुए कहा, क्या अब मैं अपने दोस्त से भी मिलने नहीं आ सकता? डॉक्टर दीक्षित की बात सुनकर यशराज जी ने भी उन्हीं को भाषा में कहा, हाँ दोस्त से मिलने आने के पर तो दवाइयों का बैग साथ लाते हैं। डॉक्टर दीक्षित ने कहा, तुझसे बहस और बातों में कोई नहीं जीत सकता। यशराज जी ने कहा, जब तुझे पता है तो क्यों बहस कर रहा है? डॉक्टर दीक्षित एक मजाकिया किस्म के इंसान थे जो यशराज जी के ही उम्र के करीब थे। डॉक्टर दीक्षित ने अब सीरियस होते हुए कहा, मुझे यहाँ युवराज ने बुलाया है। डॉक्टर दीक्षित की बात सुनकर गीता जी ने परेशानी से कहा, यूवी ने बुलाया है, क्या हुआ है उसे, वो ठीक तो है ना, और मुझे क्यों नहीं बताया उसने कुछ? गीता जी को शांत करते हुए यशराज जी ने कहा, पहले उससे अपनी बात पूरी तो करने दोगी तू? तुम बताओ दीक्षित क्यों बुलाया है यूवी ने तुम्हें, वो ठीक तो है? डॉक्टर दीक्षित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अब वो तो हमें यूवी ही बता सकता है। दरअसल मुझे भी कुछ नहीं पता कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। मुझे बस उसके असिस्टेंट का फोन आया था और जल्दी में ओबरॉय मैंशन आने को कहा तो मैं आ गया, क्योंकि लेट करके मुझे उसके गुस्से का सामना नहीं करना। गीता जी ने परेशानी से कहा, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक भी होगा या नहीं, एक तो ये लड़का मुझे कुछ बताता भी नहीं है। मुझे इसकी यही आदत परेशान करती है। यशराज ने कहा, अब यूवी ही बता सकता है उसने दीक्षित को किस कारण से बुलाया है। चलो दीक्षित। यशराज जी, गीता जी और डॉक्टर दीक्षित यूवी के कमरे की तरफ बढ़ गए। वही यूवी अंदर ईशा का सर सहला रहा था। साथ ही साथ उसे अब ईशा की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि ईशा को अब फीवर आ चुका था। तभी गेट नॉक हुआ तो यूवी ने साइड टेबल से रिमोट उठाकर लॉक खोल दिया, जिससे 3 शख्स अंदर आए। यूवी में उन्हें एक नजर भी नहीं देखा। वही गीता जी, जिसका ध्यान दरवाजा खुलते ही यूवी पर गया था, वो हड़बड़ी में उसके पास आए और उसका चेहरा पकड़कर चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ तुझे यूवी, तुमने डॉक्टर भाई साहब को ऐसे बुलाया?
सब ठीक तो है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, इतना कहकर वो उसका माथा चेक करने लगी। यूवी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है मॉम, मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। गीता जी ने नासमझी में कहा, तो तुमने भाई साहब को मेडिकल किट के साथ क्यों बुलाया? यूवी ने कहा, दरअसल ईशा की तबीयत खराब है, उसे फीवर भी है और वो कॉलेज से आने के बाद से वॉमिटिंग कर रही है। यूवी की बता सुनकर गीता जी का ध्यान बेड पर बेजान सी लेटी ईशा पर गया। ईशा को देखकर उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसने यूवी से कहा, उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या कॉलेज में? यूवी ने मना करते हुए कहा, नहीं, कॉलेज में उक्त सीधा तो तब खाएगी ना जब इसने कॉलेज में कुछ खाया हो। सुबह अपने जो इसे ब्रेकफास्ट दिया था वही किया था। गीता जी ने कुछ सोचा और यूवी को घूरते हुए कहा, क्या किया तुमने इसके साथ? गीता जी का सवाल सुनकर यूवी उसे नासमझी में देखने लगा और कहा, क्या कह रही है आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो कहना है साफ साफ कहिए। गीता जी ने उसे घूरते हुए कहा, इतने भी नासमझ नहीं हो तुम जो मेरी बातों को ना समझो। यूवी उसे असमंजस में देखने लगा क्योंकि उसे गीता जी की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। लेकिन मेरे प्यारे रीडर्स जरूर समझ गए हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। गीता जी ने कहा, कहीं तुमने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया है ना? क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ, बताओ मुझे। गीता जी की बात जब यूवी को समझ आई तो उसका चेहरा देखने लायक था। वो अपनी मॉम को घूरने लगा और धीरे से हल्के गुस्से से कहा, कैसी बातें कर रही है आप मॉम, जैसा आप सोच रही है मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, समझी आप? गीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो अब पता ही लग जाएगा। तभी पीछे से किसी के खगारने की आवाज आए। उहू उहू आवाज सुनकर गीता जी का ध्यान पीछे खड़े डॉक्टर दीक्षित और यशराज जी पर गया, जो उन दोनों माँ बेटे की बातें सुन रहे थे। जब उन्हें लगा कि वो दोनों नहीं रुकेंगे तो आखिर में डॉक्टर दीक्षित ने खांसने की एक्टिंग की। वही जब यूवी ने उनके खांसने की आवाज सुनी तो यूवी ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में कहा, अपने बेटे को सबसे सामने कैसे शर्मसार करना है ये आपको बखूबी पता है मॉम। यूवी ने अब अपनी सख्त आवाज में कहा, आप वहां खड़े होकर क्या रहे हैं? डॉक्टर दीक्षित अपनी पेशेंट को चेक करिए। यूवी की बात सुनकर यशराज जी के कहा, यह क्या तरीका है यूवी, अपने से बड़ों से बात करने का भूल गए अंकल है तुम्हारे। यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, फिलहाल वो डॉक्टर है और वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए। यूवी की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन गीता जी ने उसे घूरा, लेकिन यूवी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर दीक्षित ने ईशा के बारे में पूछा कि उसे क्या हुआ है तो यूवी ने वो सब बता दिया कि ईशा की कैसे तबीयत खराब हुई और अब तो उसे फीवर भी है। डॉक्टर दीक्षित ईशा का चेकअप करने लगे और साथ ही साथ कुछ ब्लड सैंपल भी लिए और यूवी से कहा, फिलहाल इनकी कंडीशन देखकर तो यही लग रहा है कि इन्हें वायरल फीवर हुआ है, बाकी के जब ब्लड रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। डॉक्टर दीक्षित की बात सुनकर यूवी ने कहा, कितने दिन में आएगी रिपोर्ट? डॉक्टर दीक्षित ने कहा, रिपोर्ट आने में कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो कल तक रिपोर्ट आ ही जाएगी। डॉक्टर दीक्षित की बात सुनकर यूवी ने बस धीरे से अपना सर हिला दिया। डॉक्टर दीक्षित ने आगे कहा, अभी मैंने कुछ दवाएं लिखी है, इन्हें मंगवा लेना, बाकी का इनकी तबीयत में कोई सुधार आता है या नहीं मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। डॉक्टर दीक्षित, गीता जी और यशराज जी बाहर आ गए। जब डॉक्टर दीक्षित के साथ दोनों नीचे पहुंचे तो यशराज जी ने कहा, यूवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे दीक्षित, वो बस इश्यू को लेकर परेशान है इसलिए उसने तुमसे ऐसे बात की, तुम प्लीज बुरा मत मानना। चैप्टर 184 अनटाइटल्ड एक्टर। यशराज जी की बात सुनकर दीक्षित जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यश, मुझे बुरा तब लगता जब मैं यूवी को नहीं जानता, लेकिन मैं यूवी को अच्छे से जानता हूं, उसके स्वभाव को भी, और वैसे भी यूवी मेरा भी तो बेटा है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी। यशराज ने कहा, क्या? डॉक्टर दीक्षित ने कहा, यही कि तुम्हारा बेटा बदल गया है।
मेरा मतलब है कि मुझे यूवी काफी बदला बदला सा लग रहा है। पहले वो अपने कमरे में किसी को भी नहीं घुसने देता था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। और अगर कभी कोई उसके कमरे में चला भी जाता था तो वो बहुत गुस्सा करता था। लेकिन आज उसने कुछ नहीं कहा। हम सब उसके कमरे में मौजूद थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आज पहली बार मैंने उसके चेहरे पर कोई भाव देखे हैं जो को किसी के परवाह के थी। इससे पहले तो मैं जब भी उससे मिला हूं तो मुझे उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिखते थे। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे यूवी ने बदलाव नजर आ रहे हैं, और ये बदलाव अच्छे हैं। डॉक्टर दीक्षित की बात सुनकर यशराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब उस बच्ची के कारण हुआ है। उसके आने के बाद से यूवी अब हंसता भी है, वरना उसके चेहरे की मुस्कान देखने के लिए तो हम जैसे तरस ही गए थे। सच में उसमें काफी बदलाव आए हैं, और ये बदलाव तो हम चाहते भी थे। डॉक्टर दीक्षित ने यशराज जी की बात सुन कहा, वैसे बहू काफी अच्छी ढूंढी है तुमने। डॉक्टर दीक्षित की बात पर यशराज जी कुछ कहते कि गीता जी ने वहां पर आते हुए कहा, बहू इन्होंने नहीं बल्कि मेरे बेटे ने पसंद की है। प्यार जो करता है उससे, इतना कहकर गीता जी ने डॉक्टर दीक्षित को और यशराज जी को चाय सर्व की। डॉक्टर दीक्षित ने हंसते हुए कहा, यूवी ने, लेकिन यूवी को देखकर ऐसा लगता नहीं है। मतलब उसे बस मैंने सिर्फ सब पर गुस्सा करते ही देखा है। वो किसी से प्यार भी करता है, ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। गीता जी ने कहा, क्या भाई साहब आप भी मेरी इश्यू है ही ऐसी कि किसी को भी उससे प्यार जो जाए? फिर मेरा खड़ूस बेटा तो किस खेत की मूली है? गीता जी की बात पर डॉक्टर दीक्षित हंसने लगे। गीता जी ने आगे नाराज होते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं भाई साहब, आप यूवी की शादी में नहीं आए। गीता जी की बात पर डॉक्टर दीक्षित जी ने कहा, कैसे आता भाभी जी, एक कॉम्प्लिकेटेड केस की वजह से मुझे आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और मुझे पता भी वही चला था कि यूवी की शादी है। अब मैं केस को अधूरा छोड़कर आ भी तो नहीं सकता था। डॉक्टर दीक्षित की बात पर यशराज जी ने कहा, यह सब हुआ भी ऐसे अचानक कि किसी को ज्यादा कुछ बताने का समय नहीं मिला। सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ था और इसीलिए किसी को पहले बताने का टाइम नहीं मिला। डॉक्टर दीक्षित, गीता जी और यशराज जी तीनों ही अब हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर दीक्षित वहां से चले गए। वही यूवी का कमरा। यूवी ईशा के पास बैठा हुआ था। उसे ऐसे बैठे हुए लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुका था। तब कहीं जाकर ईशा को होश आया था, जो फीवर और वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी। ईशा को जब होश आया तो यूवी ने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अब उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन ईशा को बहुत वीकनेस फील हो रही थी, जो यूवी भी देख पा रहा था। यूवी ईशा का बहुत ख्याल रख रहा था। ऐसे ही रात का समय हो गया। ईशा का डिनर यूवी कमरे में लेके आया था। उसने ईशा को खाना खिलाना चाहा, लेकिन ईशा ने नहीं खाया। यूवी ने किसी तरह उसे खाना खिलाया और दवाई दी। उसे खाना खिलाए अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसे फिर से वॉमिटिंग होने लगी। पिछली बार की तरह अब भी यूवी ने इसका चेहरा साफ किया और उसे बेड पर सुलाया। लेकिन अब ईशा पहले से भी काफी कमजोर लग रही थी। ईशा का चेहरा वक्त के साथ अब सफेद पड़ने लगा था। उसके होठ सूख चुके थे। उसके चेहरे पर वीकनेस साफ नजर आ रही थी। अब रात का समय हो चुका था। सब सो गए थे। ऐसे में यूवी ने किसी को भी नहीं जगाया और खुद ही ईशा का ख्याल रखने लगा। ईशा बस बेड पर बेसुध लेटी हुई थी और यूवी उसके माथे पर पट्टियां कर रहा था, क्योंकि ईशा को आधी रात को तेज फीवर आ गया था। ईशा की ऐसी हालत यूवी से देखी नहीं जा रही थी। उसने डॉक्टर दीक्षित को फोन मिला दिया। डॉक्टर दीक्षित जो सो रहे थे, उन्होंने नींद में ही फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से एक कठोर आई, जिसे सुनकर उनकी नींद पूरी की पूरी उड़ गई। दूसरी तरफ से यूवी ने अपनी कड़क आवाज में कहा था, कैसी दवाई दी है आपने इसे? उन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है मेरी बीवी पर, और दवाइयां देने के बावजूद भी उसे कई बार वॉमिटिंग हो चुकी है और अब बुखार से तप रही है।
डॉक्टर दीक्षित युवी की आवाज सुनकर ही समझ गए थे कि युवी कितने गुस्से में है। उन्होंने युवी से कहा, देखो युवराज, दवाइयां मैंने उसी हिसाब से दी है जो प्रॉब्लम तुमने मुझे बताई थी। और अगर कुछ और हुआ होगा तो उसके लिए रिपोर्ट्स का वेट करना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर क्या हुआ है उससे। दूसरी तरफ से यूवी के अपनी इसी कड़क अंदाज में कहा, मेरी वाइफ की तबीयत फिलहाल ऐसी नहीं है कि मैं रिपोर्ट्स का वेट कर सकूं। यूवी की बात सुनकर डॉक्टर दीक्षित चिंताएं पड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं अभी कुछ करता हूं। यूवी ने कॉल कट कर दी। वही डॉक्टर दीक्षित ने किसी को फोन मिलाया। फोन पिक करने के बाद डॉक्टर दीक्षित ने उस व्यक्ति को कुछ समझाया। उनकी 5 मिनट तक लगभग बात चली। आखिर में डॉक्टर दीक्षित ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कपिल, दरअसल रिपोर्ट ज्यादा जरूरी है और मैं कल तक ले लिए वेट नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ न कुछ करके तुम वो रिपोर्ट्स जल्दी से रेडी करके मुझे भेजो। इतना कहकर डॉक्टर दीक्षित ने कॉल कट कर दी। उन्हें कॉल कट किए बस कुछ 10 मिनट के करीब ही हुए होंगे कि उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उन्होंने मैसेज चेक किया तो वो ईशा की रिपोर्ट्स थी। वो ईशा की रिपोर्ट्स को स्टडी करने लगे। उन्होंने इस रिपोर्ट को यूवी के फोन पर मैसेज कर दिया और यूवी को कॉल किया। यूवी ने उधर से कॉल पिक किया तो डॉक्टर दीक्षित ने कहा, मैंने तुम्हारे पास रिपोर्ट्स भेज दी है युवराज, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर दीक्षित की बात सुनकर यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो इसे जब भी ये कुछ खाती है तो वॉमिटिंग क्यों होती है? ऊपर से इसे इतना तेज फीवर है, तो रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हो सकती है? आपने ही रिपोर्ट्स गलत पढ़ी है, एक बार फिर से पढ़े उसे। यूवी की बात सुनकर डॉक्टर दीक्षित ने कहा, मैंने एक बार नहीं कई बार रिपोर्ट स्टडी की है युवराज, रिपोर्ट्स यही कहती है को मिस ईशा की हेल्थ ठीक है। चाहो तो तुम खुद पढ़ सकते हो उस रिपोर्ट को। यूवी ने बिना कुछ कहे डॉक्टर दीक्षित की कॉल काट दी और फोन में आई हुई ईशा की रिपोर्ट्स पढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ यूवी को बिन कुछ कहे कॉल कट करने से डॉक्टर दीक्षित ने अपना सर हिला दिया और खुद से कहा, इस लड़के को किसी पर भी भरोसा नहीं है, खुद के अंकल पर भी नहीं। लेकिन ये पहले से काफी बदल गया है। अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है जो इसकी आंखों में साफ साफ दिखता है, लेकिन हद से ज्यादा पजेसिव है जो कि उस बच्ची के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? इतना कहकर उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने बेड पर सो गए। वहीं दूसरी तरफ यूवी ने रिपोर्ट्स पढ़ी। रिपोर्ट्स तो यही कह रही थी कि ईशा नॉर्मल है, लेकिन ईशा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। यूवी के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो ईशा को ऐसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, लेकिन गिलहला उसके हाथ में कुछ नहीं था सिवाय सुबह होने तक का वेट करने के अलावा। यूवी ने रात भर जागकर ईशा को देखभाल की, लेकिन ईशा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। यूवी से अब सुबह का वेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह समय बीता और सुबह हुई। यूवी के द्वारा ठंडे पानी की पट्टियां करने से ईशा का फीवर कुछ हद तक उतर गया था। यूवी पूरी रात नहीं सोया था। सुबह यूवी ने ईशा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में गया। उसने ईशा को वहां स्लेब पर बिठाया और ईशा को ब्रश कराया। उसके बाद उसने ईशा को टब में बीता दिया, जिसमें उसने पहले से गुनगुना पानी भर रखा था। वो बाहर आया और ईशा के कपड़े जिनमें वो कंफर्टेबल महसूस कर सके, वैसे कपड़े वो बाथरूम में रखकर ईशा को नहाने का कहकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जब ईशा ने नहा धोकर कपड़े पहन लिए तो उसने यूवी को अपनी कमजोर आवाज में आवाज लगा दी, जिससे यूवी ने अगले ही पल दरवाजा खोला और ईशा को गोद में उठाकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने ईशा को बेड पर लिटा दिया और ड्रेसिंग टेबल से उसने मॉइस्चराइजर उठा लिया और थोड़ा सा उसने अपने हाथ पर रखा और ईशा के पास आ गया। उसने अपने हाथों से ईशा के चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाया और साथ ही ईशा के होठों को भी मॉइस्चराइज किया। उसके बाद उसने ईशा के होठों पर लिप बाम लगाया, क्योंकि ईशा के होठ सूख चुके थे।
उसने ईशा के बालों को कॉम्ब किया और उसने उसके बालों की हल्की सी चोटी की। ईशा के लबे और काफी हैवी हेयर थे, जिससे ईशा के ऊपर चोटी काफी सूट कर रही थी। उसके बालों से छोटी छोटी जुल्फें निकल आई थी, जिससे ईशा सुंदर लग रही थी। ईशा को तैयार करने के बाद यूवी ने आगे बढ़कर ईशा के माथे पर अपने होठ रख दिए, जिससे ईशा की आंखें अपने आप बंद हो गई। यूवी ने अलग होकर ईशा के गालों को सहलाया और ईशा को अपने सीने से लगा लिया। ईशा ने भी अपने हाथ यूवी की पीठ पर रख दिए और उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर उसने उसे थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा तो यूवी उसे छोड़कर चला जाएगा। चैप्टर 185 अनटाइटल्ड एक्टर। ईशा यूवी के सीने से चिपक कर बैठी थी और वही यूवी उसे एक बच्चे की तरह पैम्पर कर रहा था। बाहर धूप निकल आई थी, इसलिए यूवी ने ईशा को गोद में उठाया और बालकनी में लेकर आ गया और ईशा को अपनी गोद में लिए हुए ही बैठ गया। हल्की हल्की धूप में ईशा को काफी बेहतर महसूस हो रहा था। यूवी और ईशा शांति से एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। तभी यूवी का गेट नॉक हुआ। गेट की आवाज सुनकर यूवी ने अपने फोन से गेट खोल दिया, तो अंदर से गीता जी की आवाज आई। गीता की आवाज सुनकर ईशा उठने को हुई कि यूवी ने उसे उठने नहीं दिया। ईशा में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यूवी से कोई बाहर करे। उसने अपना सर यूवी के सीने में छुपा लिया। वही यूवी ने बालकनी से गीता जी को आवाज दे दी थी, मॉम इधर आ जाए। यूवी की आवाज सुनकर गीता जी बालकनी में आ गई। उनके हाथ में ईशा और यूवी के लिए खाना था। गीता जी उन दोनों के पास आ गई थी। ईशा को गीता जी के सामने शर्म आ रही थी, क्योंकि वो उन्हीं के बेटे को गोद में बैठी थी। उसने यूवी से उसे छोड़ने को कहा, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। गीता जी ईशा की असहजता समझ रही थी। वो ईशा के पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझसे मत शर्माओ बेटा, तुम कंफर्टेबल होकर बैठो। गीता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, अब बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी। गीता जी का प्यार भरा जेस्चर देखकर ईशा को अच्छा लगा। उसने कहा कि अब वह ठीक है। गीता जी ने उसकी बात पर कहा, ठीक है, अब तुम ब्रेकफास्ट कर लो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम और यूवी ब्रेकफास्ट कर लो। मैं अब जाती हूँ, तुम्हारे डैड को भी ब्रेकफास्ट देना है, वो ऑफिस जाने वाले हैं। गीता जी की बात पर ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मॉम, आप जाए। गीता जी ईशा को अपना ख्याल रखने के कहकर चली गई। वही अब यूवी ने ईशा को खाना खिलाने के लिए दलिया चम्मच में लिया और ईशा के मुंह के आगे कर दिया। ईशा ने अपना चेहरा मुरझाए हुए कहा, मुझे नहीं खाना खाने बाद वॉमिटिंग होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ईशा के ये कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू फ्यू आ गए थे। वही ईशा के आंसू देखकर यूवी को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। उसने ईशा के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, कुछ नहीं होगा, अब नहीं होगी वॉमिटिंग, थोड़ा सा खाना खा लो। ईशा ने अपना सर ना में हिलाते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, ना नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, बाद में तकलीफ होती है बहुत। ईशा की बात पर यूवी ने कहा, तो ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा फिर। यूवी की बात पर ईशा ने अपने होठों का पाउट बना लिया, तो यूवी ने झुककर उसके होठों पर किस कर लिया और अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे सोफे से टिका दिया। ईशा को अब यूवी के लिए बुरा लग रहा था। वो बीमार थी, लेकिन उसके चक्कर में यूवी ढंग से खाना पीना नहीं खा रहा था। वो दिन रात उसका ख्याल रख रहा था। यूवी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी कि तभी यूवी को अपने होठों पर कुछ नरम सा महसूस हुआ। ये महसूस करते ही यूवी ने अपनी आंखें खोली तो देखा ईशा ने अपने होठ उसके होठों पर रखे हुए थे। ईशा ने यूवी को प्यार से किस किया और अलग हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी, लेकिन आप मेरी वजह से भूखे ना रहो, मुझे बुरा लगेगा। यूवी ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, मंजूर है। ईशा ने ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिला दिया। यूवी उसे खाना खिलाने लगा, साथ ही साथ खुद भी खाने लगा। ईशा ने थोड़ा सा ही खाया। यूवी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया
यूवी ने ईशा को अब जूस पिलाया। जब उन दोनों का खाना हुआ तो यूवी और ईशा वहीं बैठे रहे। उन्हें कुछ देर ही बैठे हुए होंगे कि अचानक से ईशा को अजीब लगने लगा। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर यूवी की गोद से खड़ी हुई और अंदर की तरफ भागी। ईशा को ऐसे देखकर यूवी अब ईशा के लिए अंदर ही अंदर डर गया था। ईशा दौड़ती हुई जल्दी से बाथरूम में गई और वॉमिटिंग करने लगी। ईशा के पीछे पीछे यूवी भी अंदर आया, लेकिन अंदर जो उसने देखा वो देखकर वो पूरी तरह हिल गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वो वहीं जम गया था। सामने ईशा उल्टियां कर रही थी, लेकिन उसकी ये उल्टियां अब की बार अलग थी। ईशा खून की उल्टी कर रही थी। उसकी वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था। ये देखकर यूवी अंदर तक हिल गया था। ईशा ने वॉमिटिंग करके अपना चेहरा साफ किया। वो वापस मुड़ी कि उसका सर घूम गया और गिरने को हुई कि यूवी होश में आया और उसने आगे बढ़कर ईशा को थाम लिया। ईशा बेहोश हो चुकी थी। उसे बेहोश देखकर यूवी बेहद घबरा गया था। यूवी ने उसके गालों को थपथपाया, लेकिन ईशा ने अपनी आंखें नहीं खोली। यूवी ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर आ गया। उसने ईशा को बेड पर सुलाया और ईशा के गालों को थपथपाया, लेकिन ईशा होश में नहीं आई। यूवी ने पानी की कुछ छींटें ईशा के चेहरे पर डाली, लेकिन ईशा को अब भी होश नहीं आया। यूवी ईशा को ऐसे देखकर बेहद घबरा गया था। उसने ईशा की पल्स चेक की तो बेहद धीमी चल रही थी। ये देखकर उसकी धड़कनें जैसे रुकी गई थी। उसने ईशा के गालों को थपथपाते हुए कहा, वाह वाइफी, और अपनी आंखें खोलो, तुम सुन रही हो मुझे? जान, अपने पति की बात मानो, अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करो। यूवी किसी तरह ईशा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने ईशा की पल्स को और भी गिरते हुए महसूस किया तो उसने ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर की तरफ भागा। यूवी ईशा को गोद में लिए हुए ही नीचे आया और दौड़ते हुए सीधा बाहर निकल गया। वही यशराज जी, आशी, आयुष और गीता जी, जो अभी ब्रेकफास्ट करके बस डाइनिंग टेबल से उठे ही थे कि उनकी नज़र ईशा को गोद में लेकर दौड़ते हुए यूवी पर पड़ी। यूवी को ऐसे दौड़ते देख और उसकी गोद में ईशा को देखकर सब घबरा गए और यूवी के पीछे दौड़े। वही यूवी इन सब से जल्दी बाहर पहुंच चुका था। बाहर पहुंचकर उसने चिल्लाते हुए गाड़ी निकालने को कहा। कुछ ही सेकंड में ड्राइवर गाड़ी ले आया। यूवी ईशा को लेकर गाड़ी में बैठ गया तो यूवी ने उसे कार हॉस्पिटल की तरफ लेने को कहा। वही यूवी के पीछे पीछे सब अब तक बाहर आ चुके थे। ईशा को बेहोश देखकर गीता जी ने उससे घबराते हुए पूछा कि ईशा को क्या हुआ। तो यूवी ने बस इतना ही कहा, अभी इन सब बातों को एक्सप्लेन करने का समय नहीं है मॉम, लेकिन इतना जान लीजिए ईशा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। यूवी ने इतना कहकर ड्राइवर को कार हॉस्पिटल की तरफ लेने को कहा। यूवी की कार तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वही सब भी बेहद घबराए हुए थे। ओबरॉय फैमिली भी अब यूवी के पीछे पीछे ही कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कार के अंदर यूवी परेशान सा ईशा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ ईशा की पल्स धीमी हो रही थी, जो यूवी के अंदर डर पैदा कर रही थी। उसने ड्राइवर से कार को तेज चलाने को कहा। ड्राइवर से जितना तेज हो सकता था वो उतना तेज ड्राइव कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद यूवी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वही बाकी की फैमिली भी यूवी के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर उसने ये बता दिया कि यूवी ईशा को लेकर कौन से वार्ड में गया है। वो सभी उस जगह पहुंचे तो सामने यूवी दिखा, जो एक टक कहीं देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे ये पता लगाना काफी मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। पूरी फैमिली उसके पास पहुंची और उसकी नज़रों को सामना किया, जहां पर ईशा को एडमिट किया हुआ था और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और अंदर लेडीज डॉक्टर उसकी जांच कर रही थी। गीता जी ने यूवी के कंधे पर हाथ रखा। यूवी ने पीछे मुड़कर बिना किसी इमोशन के गीता जी को देखा और वापस से सामने देखने लगा।
हॉस्पिटल के वार्ड के दरवाजे में लगे छोटे से कांच से अंदर देखा जा सकता था। अंदर ईशा के टेस्ट चल रहे थे। बाहर सभी परेशान से खड़े हुए थे। ईशा को ऐसे देखकर सबके चेहरे पर परेशानी थी। यशराज जी ने इशारे से गीता जी को अपने पास बुलाया और कहा, ईशा की तबीयत काफी खराब है, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हमें ये बात समधी जी को बताना चाहिए। आखिर वो उनकी बेटी है। यशराज जी की बात सुनकर गीता जी ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी नीता को कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए। मैंने ईशु को इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाई थी, लेकिन मैं अपनी उस बेटी का ख्याल ही नहीं रख पाए। मैं क्या कहूंगी नीतू से जब वो मुझसे पूछेगी कि उसकी बेटी की ये हालत क्यों है। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई यश जी। इतना कहते हुए गीता जी रोने लगी थी। चैप्टर 186 ईशा इज हॉस्पिटलाइज्ड। गीता जी को रोते देखकर यशराज जी ने उन्हें शांत करवाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओगी तो हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। गीता जी ने अपनी आंखों में नमी लिए हुए कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या है। मैं अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए खाना लेकर गई थी, तब वो ठीक थी। मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में भी पूछा था, तब उसने कहा था कि वो ठीक है। लेकिन अब ये, यशराज जी ने गीता जी समझाते हुए कहा, अब ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, तुम यूवी को संभालो। वो अभी अंदर से पूरी तरह दर्द में डूबा है, लेकिन बाहर किसी को पता चलने नहीं देगा। तुमसे बेहतर तुम्हारे बेटे को और कौन जान सकता है। तुम उसके पास जाओ, मैं समधी जी को इन्फॉर्म करके आता हूँ। गीता जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो यशराज जी वहां से चले गए। गीता जी ने यूवी को देखा जो एक टक शीशे से ईशा को देख रहा था, जो ऑक्सीजन मास्क के साथ हॉस्पिटल बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। उन्होंने भी ईशा को देखा जिसकी हालत खराब लग रही थी। उन्होंने यूवी से ईशा के बारे में पूछा कि उसके जाने के बाद क्या हुआ था। यूवी ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर गीता जी के पैरों तले भी जमीन खिसक चुकी थी। वो कुछ कहती कि तभी अंदर से एक डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर सब ने बेसब्री से ईशा के बारे में कुछ पूछा तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर ओबरॉय, फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। अभी कंडीशन सीरियस है, एक बार रिपोर्ट्स आ जाएं तभी कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर वहां से चली गईं। कुछ देर बाद जब रिपोर्ट्स आए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स पढ़ी तो वो भी टेंशन में आ गई। लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर के केबिन में इस वक्त यूवी और यशराज जी मौजूद थे। डॉक्टर उन्हें ईशा की कंडीशन के बारे में बता रही थी। यशराज जी ने कहा, क्या हुआ है, हमारी बच्ची को क्या आया रिपोर्ट में, वो ठीक तो है। डॉक्टर ने कहा, देखिए मामला बेहद ही गंभीर है। डॉक्टर की बात सुनकर यूवी और यशराज जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर डॉक्टर की तरफ देखकर यूवी ने अपनी कठोर आवाज में कहा, क्या कहना चाहती है आप, साफ साफ कहिए। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, दरअसल इन्हें जहर दिया गया है। डॉक्टर की बात सुनकर उस केबिन में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि दोनों ही शोक में थे। यशराज जी ने कहा, जहर। डॉक्टर ने कहा, जी जहर, और ऐसा वैसा कोई जहर नहीं, बल्कि ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो पेशेंट को धीरे धीरे तड़पाकर मौत की नींद सुला देता है। उस डॉक्टर ने अभी इतना ही कहा था कि उसके कानों में युवराज और यशराज जी की एक साथ कठोर आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी भी कांप गई। अपनी जबान संभालकर बात करो डॉक्टर। दोनों की ही आवाज इतनी कठोर थी कि वो डॉक्टर बेचारी कांप गई। लेकिन उसने डरते हुए कहा, मैं तो वही बता रही हूँ सर जो ये जहर काम करता है। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। उस डॉक्टर ने यशराज जी और यूवी से माफी मांगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी बातों का उन्हें जरा सा भी बुरा लगा तो उसका करियर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर काफी सारी हुई थी। अब उसने सब कुछ सोच समझकर उसके सामने बोलने का सोचा, इसीलिए पहले उसने अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछा। चैप्टर 187 यूवी की परेशानी।
डॉक्टर ने किसी तरह अपनी घबराहट की कम करते हुए कहा, वो मिस्टर ओबरॉय, बात यह है कि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जहर उन्हें ऑलरेडी अंदर से काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इसीलिए जितना जल्दी उनका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा है पेशेंट के लिए। डॉक्टर की बात पर यशराज जी ने कहा, लेकिन ब्लड टेस्ट तो पहले भी कराया था, उसके ऐसे कोई भी बात क्यों नहीं निकली, जब को तबीयत खराब इनकी पहले से ही थी। उनकी बात पर डॉक्टर ने कहा, ये सब कुछ उस जहर की वजह से हुआ है। ये एक ऐसा जहर है जो शुरू में पेशेंट की बॉडी से डिटेक्ट नहीं होता, जबकि ये पेशेंट की बॉडी में 80% तक फैल जाता है, तब कहीं जाकर इसका पता चल पाता है। लेकिन ये अपना असर दिखाना पहले ही शुरू कर देता है, और यही पेशेंट के साथ हुआ। उनकी बॉडी में सिम्पटम्स दिखना तो पहले ही शुरू हो गए थे, जैसे घबराहट होना, जी मिचलाना या फिर उल्टियां होना या चक्कर आना। लेकिन पेशेंट के ब्लड में अब डिटेक्ट हुआ है जब वो 80% तक फैल चुका है। इस वजह से इन्हें ब्लड वॉमिटिंग हुई थी। यूवी ने बेचैनी से डॉक्टर से कहा, तो अब आप वेट किस चीज का कर रही है? आप मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। यूवी की बात पर डॉक्टर ने डरते हुए कहा, हम ट्रीटमेंट तो शुरू कर दे मिस्टर ओबरॉय, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यूवी ने सीरियस होते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहने लगी, दरअसल जो पॉइजन पेशेंट को दिया है उसका एंटीडोट यहां नहीं मिलता। डॉक्टर की बात पर यशराज जी ने सीरियसनेस के साथ कहा, आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, ये जहर यहाँ का बना हुआ नहीं है, इसलिए इस जहर का एंटीडोट भी हमें वहीं मिलेगा जहां ये जहर बनाया गया है। और परेशानी की बात यह है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस एंटीडोट को ढूंढें या फिर उसे हम हमारी लैब में प्रिपेयर करें। इसमें टाइम लगेगा, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि एंटीडोट बिल्कुल सही ही बने। डॉक्टर की बात के बाद उस केबिन में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने इस सन्नाटे भरे माहौल को तोड़ते हुए कहा, पेशेंट को बचाने के हमारे पास बस कुछ घंटे हैं, हमें इन्हीं घंटों में कुछ करना होगा। यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, कितने घंटे? डॉक्टर ने ना समझी में कहा, जी मतलब? यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, कितने घंटे हैं हमारे पास? डॉक्टर ने यूवी की बात को समझते हुए कहा, यही कुछ 6 से 7 घंटे। डॉक्टर और यशराज जी दोनों की ही नजरें यूवी पर थी, जो कि कुछ सोच रहा था। यूवी ने कहा, क्या आप इस जहर के बारे में कुछ बता सकती है? डॉक्टर ने कहा, यह जहर एक ऐसे सांप का है जो यहाँ हमारे देश इंडिया में नहीं पाया जाता। इंडिया में सिर्फ 20% ही जहरीले सांप है, लेकिन जो जहर आपकी वाइफ की बॉडी में मिला है वो जहर इन सांपों में से किसी एक का भी नहीं है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल की एक लॉबी में यूवी और यशराज जी खड़े हुए थे। यशराज जी ने सीरियसनेस के साथ कहा, क्या सोच रहे हो तुम, ये सब किसने किया होगा हमारी ईशा के साथ? यूवी ने कहा, एक इंसान के अलावा ये और कौन कर सकता है? यशराज जी ने गुस्से से कहा, वो तुम दोनों की दुश्मनी के बीच में बेचारी इस बच्ची को क्यों ला रहा है? और उसने ईशा तक ये जहर कैसे पहुंचाया, वो भी ओबरॉय मैंशन में इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद? यूवी ने कहा, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। वही एक अंधेरी जगह पर, किसी ने कहा, और ये बात तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगी। इतना कहकर वो शख्स हंसने लगा। उसने किसी सनकी की तरह कहा, बस अब कुछ घंटे और फिर तुम्हारी प्यारी बीवी सीधा भगवान के पास होगी, पर अफसोस तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। उसने आगे एक चेयर पर बैठते हुए कहा, अब जाकर होगा कहीं मेरा बदला पूरा। वही हॉस्पिटल की लॉबी में यशराज जी ने कहा, अब क्या करेगा तू? चैप्टर 188, अपनी बीवी के गुजर जाने का, ऊप्स, अपनी बीवी को पल पल मरते देखने का। यशराज जी ने कहा, क्या करने की सोच रहे हो तुम? हम कैसे पता लगाएंगे कि किस सांप का जहर उस बच्ची को दिया गया है? अगर वो सांप इंडिया में नहीं पाया जाता है तो क्या उस जहर को बाहर से मंगवाया गया है? यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, बाहर के देशों से सांप का जहर लाना इल्लीगल है और सांप भी ये जरूर कुछ तस्करों का काम है।
तस्करों ने सांप को वहां बेचा है जहां ज्यादा मात्रा में ऐसे सांपों का जहर निकाला जाता हो, और वहां से ये जहर किसी ने लिया है और बाद में किसी तरह ईशा तक पहुंचाया है। यूवी की बात पर यशराज जी ने कहा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? यूवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि पहली बात, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक को मारने के लिए स्पेशल बाहर के देशों से जहर मंगवाया जाए, और दूसरी बात, न ही ये किसी अहरे गहरे का काम है। ये काम सिर्फ वही लोग करते हैं को इन सब चीजों में माहिर है, जिनका ये दिल्ली का काम है, और इन्हें पैसे का लालच देकर कोई भी ये जहर कभी भी ले सकता है। इनफैक्ट ये उस जहर को उस इंसान के पास सेफली पहुंचा कर भी आते हैं। यशराज जी यूवी की बातों को गौर से सुन रहे थे। यूवी ने कहा, अब हमें ये सब पता करना है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर सांपों का यानी जहरीले सांपों का जहर निकाला जाता है जो इंडिया के नहीं होते, जो बाहर के देशों से लाए जाते हैं। यशराज जी ने कहा, लेकिन ये हमें जल्द से जल्द करना होगा, आखिर हमारी बच्ची जा सवाल है। यूवी ने कहा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा डैड गुस्से से, लेकिन जिसने ये किया है ना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तड़पा तड़पा कर मरूंगा, जिसने मेरी जान को इतना दर्द इतनी तकलीफ दी है, जिस वजह से आज वो आज मौत के मुंह में है। यूवी ने इतना ही कहा था कि उसका फोन बजने लगा। यूवी ने जब अपना फोन चेक किया तो कोई अननोन नंबर था। यूवी ने उसे इग्नोर किया और ईशा के वार्ड में आ गया। उसने ईशा को देखा जो मशीनों से घिरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके चेहरे पर शांति थी जो कि अक्सर नहीं होती थी। ईशा को ऐसे देखकर यूवी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने ईशा के पास जाकर उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया, क्योंकि उसमें नीडल लगी हुई थी। यूवी ने उसके हाथ को धीरे से चूमा और ईशा के बालों को सहलाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस हौसला रखना, तुम्हारा हब्बी तुम्हें जरूर बचाएगा। इतना कहकर उसने झुककर ईशा के माथे को चूमा और अपनी आंखों में आई हुई नमी को उसने अपने गालों पर बहने नहीं दिया। उसने एक नज़र ईशा को देखा और जल्दी से उस वार्ड से बाहर चला गया। वो अभी उस वार्ड से बाहर निकला ही था कि उसकी नज़र वहां पर परेशान खड़े आशी, आयुष और गीता जी पर पड़ी। उन्हें देखकर यूवी गीता जी के पास गया जो कि वही बेंच पर बैठी हुई थी और घुटनों के बल बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, जिससे गीता जी अपनी नम आंखें उठाकर यूवी को देखने लगी। यूवी ने उनके हाथों को थामते हुए विश्वास से कहा, आप मुझ पर अपने बेटे पर भरोसा रखिए, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, मैं इशू को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना भरोसा तो करती है ना मुझ पर। गीता जी में अपनी नम आंखें लिए अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं यूवी अब वहां से निकल गया। वो अभी निकला ही था कि उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। उसने देखा तो ये वही अननोन नंबर था। अब की बार यूवी ने कुछ सोचकर उस कॉल को अटेंड कर लिया तो दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर यूवी के हाथों को मुट्ठियां कस गई। दूसरी तरफ से आवाज आई तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज युवराज ओबरॉय? यूवी उस आवाज को पहचान गया था, लेकिन वो खामोश ही रहा। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, लगता है द ग्रेट युवराज ओबरॉय को सदमा लगा है, लेकिन किस बात का? और हाँ, अपनी बीवी के गुजर जाने का। ऊप्स, अपनी बीवी को पल पल मरते देखने का। यूवी को मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किए बैठा था। उसने गुस्से से चीख कर कहा, शट अप, जस्ट शट अप, बहुत बकवास कर ली तुमने, मुझे मेरी बीवी का जिक्र तक तुम्हारे मुंह से सुनना बर्दाश्त नहीं है। यूवी की बात पर दूसरी तरफ से एक मजाकिया किस्म की आवाज आई, शांत शांत टाइगर, शांत, मुझ पर गुस्सा करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि अपनी एनर्जी अपनी बीवी के लिए एंटीडोट ढूंढने के लिए बचा कर रखो, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। यूवी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया सुप्रिया, तुम्हें इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। तुम शायद उस टॉर्चर को भूल गई हो जो तुम्हें थोड़े दिनों पहले मिला था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सुप्रिया थी, जो यूवी की कैद में रही थी कई दिनों तक, और यूवी ने उसे काफी टॉर्चर किया था।
वही सुप्रिया ने यूवी की ये बात सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और हंसने लगी। सुप्रिया ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, मैंने क्या किया? जो किया वो तुमने किया, टाइगर उर्फ मिस्टर युवराज ओबरॉय। यूवी ने कुछ नहीं कहा। तो सुप्रिया ने कहा, जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बीवी की ये हालत कैसे हुई? चैप्टर 189 अनटाइटल्ड एक्टर। इतना कहकर वो हंसने लगी थी। लेकिन यूवी को भी कहीं न कहीं ये बात पता करनी थी कि ईशा को आखिर जहर दिया तो दिया कैसे गया। पूरे टाइम वो उसके साथ था, तो कोई कैसे उसे जहर दे सकता है? और वैसे भी डॉक्टर ने पहले ही ये बता दिया था कि ईशा को जहर एक स्लो पॉइजन की तरह दिया गया है, यानी कोई एक बार में तो दे नहीं सकता। उसके लिए उसने डेली 1 या 2 डोज ईशा को जरूर दी होंगी। लेकिन कैसे, ये बात यूवी को कहीं न कहीं जाननी थी। वही यूवी को कोई आवाज ना सुनकर सुप्रिया में कहा, चलो मैं ही बता देती हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ कि तुम्हारी बीवी की हालत का जिम्मेदार तुम हो, तो अगर मैं ये कहूँ कि तुमने खुद तुम्हारी बीवी को मौत के मुंह में पहुंचाया है तो। सुप्रिया की बात सुनकर यूवी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, व्हाट रबिश, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? सुप्रिया ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं कोई बकवास नहीं बल्कि सच कह रही हूं तो। यूवी ने दांत पिसते हुए कहा, मैं अपनी बीवी को मौत के मुंह में पहुंचाने की सोच भी सकता, समझी, उसे पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। सुप्रिया ने कहा, चू चू चू, लेकिन तुमने ये किया है टाइगर, तुमने उसे मौत के मुंह में पहुंचाया है। क्योंकि उसे खाना खिलाने वाले तो तुम ही थे, मिस्टर युवराज ओबरॉय, है ना? यूवी तो बस कंफ्यूज सा खड़ा था। वही सुप्रिया इस समय बेहद खुश थी। सुप्रिया ने कहा, अरे भूल गए तुम, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें याद दिला देती हूँ, तुम्ही ने तो अपनी बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाया था। दरअसल में तुम उसे खाना नहीं बल्कि उसे जहर खिला रहे थे। उसे मौत के मुंह में पहुंचाने वाले तुम खुद ही टाइगर। आज जहां वो है ना, वहां तुम्हारी वजह से है। सुप्रिया की बात सुनकर यूवी स्तब्ध रह गया था। लेकिन वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बीवी को जान उसकी वजह से खतरे में है। उसने उसे ईशा को जहर दिया है। उसने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, मैं उसे जहर कैसे दे सकता हूँ कि जबकि मैंने उसके साथ खाना खाया था। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सुप्रिया ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ होने नहीं दिया। सुप्रिया की बात यूवी को समझ नहीं आई। सुप्रिया ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, तुम आज इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो। इसीलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई लगाव है, बल्कि मुझे तो तुम्हें बेहद नफरत है। सुप्रिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा था। सुप्रिया ने आगे गुस्से से कहा, तुमसे मुझे इतनी नफरत है कि मैं तुम्हें पल पल तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। और तुम तभी तड़पोगे जब तुम्हारी जान से प्यारी कोई चीज तुमसे दूर हो जाए। और अब वो है तुम्हारी बीबी ईशा। कॉलेज में मैंने उसे मारने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन किसी न किसी तरह बच जाती थी या फिर तुम उसे बचा लेते थे। लेकिन अब की बार नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पहले मैंने तुमसे तुम्हारा दोस्त छीना था, लेकिन अब तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगी। सुप्रिया की बात सुनकर यूवी की आंखों में अंगारे बरसने लगे थे। उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को जीतने नहीं दूंगा। इतना कहकर यूवी ने गुस्से से काल कट कर दी और बाहर निकल गया। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। और उसने सुप्रिया और यूवी की सारी बातें सुन ली थी। और ये सब सुनने के बाद वो गुस्से से कांप रहा था। वही यूवी गुस्से से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर कहीं चला गया। वही दूसरी तरफ सुप्रिया गुस्से में अपने आसपास रखे सामानों को तोड़ रही थी और बौखलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्लान को ऐसे ही फेल होते नहीं देख सकती। आज उस ईशा को मरना ही होगा, मरना ही होगा उसे। इतना कहकर उसने एक तस्वीर उठा ली। ये किसी और की नहीं बल्कि उसी शख्स की थी जिसके पास सुप्रिया यूवी की कैद से भागने के बाद सीधा उसके पास पहुंची थी।
सुप्रिया ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, मैं अपना प्लान कैसे फेल होने दे सकती हूँ जबकि मुझे पता है कि उस ईशा के मरने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे वरुण। फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बेचेगा और वो मैं हूंगी। और जब एक बार तुम मेरे पास आ गए तो तुम्हें मैं फिर कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए उस ऋत्विक को मार डाला क्योंकि उसे तुम्हारे ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया था और वो सब कुछ पुलिस को बता देता और फिर तुम जेल चले जाते। लेकिन मैं अपने प्यार को जेल में कैसे देख सकती हूँ, इसीलिए मैंने उस ऋत्विक को मार डाला। सुप्रिया किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। चैप्टर 190 अनटाइटल्ड एक्टर। सुप्रिया इस वक्त साइको लग रही थी। सुप्रिया ने आगे कहा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूं। ना दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, लेकिन मुझसे प्यार करने की बजाय तुम उस ईशा को चाहते हो, ये गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, लेकिन मैं तुम्हें कैसे सजा दे सकती हूँ। लेकिन किसी न किसी को तो सजा देनी ही होगी ना, तो उसकी सजा अब उस ईशा को मिलेगी। इतना कहकर वो हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला तो ईशा के मरने के बाद वो टाइगर तड़पेगा क्योंकि उसकी वजह से तुम परेशान जो रहते हो, और दूसरा तुम फिर मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। वही दूसरी तरफ कार के अंदर यूवी ने सिद्धार्थ को कॉल किया और कहा कि जहां विदेशी जहरीले सांपों का जहर निकाला जाता है उनके पते पर गार्ड्स भेजो और उस जहर के एंटीडोट के बारे में पता करने को कहो। यूवी की बात मानकर सिद्धार्थ अपने काम पर लग गया। लगभग आधे घंटे के अंदर सिद्धार्थ ने मुंबई के अंदर 6 एड्रेस ढूंढ निकाले थे जहां पर विदेशी जहरीले सांपों का जहर निकाला जाता हो। यूवी के गार्ड्स इन 6 जगहों पर पहुंच चुके थे और उनकी जांच पड़ताल जारी थी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। वही हॉस्पिटल के अंदर अरोरा फैमिली हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। ईशा को इस हालत में देखकर पूरी फैमिली स्तब्ध रह गई थी। यहां पर सिर्फ यशराज जी और एक शख्स को छोड़कर बाकी को नहीं पता था कि ईशा को जहर दिया गया है। सब ईशा के लिए परेशान थे। डॉक्टर्स ईशा के वार्ड में चक्कर लगा रहे थे क्योंकि वक्त बीतते के साथ ईशा की तबीयत बिगड़ रही थी। जहां पहले उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, अब धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ने लगा था, जो डॉक्टर को चिंता में डाल रहा था। डॉक्टर के दिए गए समय में से आधा समय गुजर चुका था। वही ईशा जो बेहोश थी, वो बेहोशी में यूवी को पुकार रही थी। डॉक्टर ने बाहर आकर बता दिया था कि वो अपने पति को बार बार पुकार रही है क्योंकि वो हब्बी हब्बी कह रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर गीता जी ने परेशान होते हुए कहा, यश जी कहाँ है? वो लड़का इशू उसे बुला रही है। अब यशराज जी क्या जवाब देते? वो न तो उन्हें बता सकते थे कि यूवी कहाँ और क्यों गया है, वरना उन्हें पता चल जाता ईशा के बारे में, जो कि वो अभी बताना नहीं चाहते थे। यशराज जी सोच में पड़ गए थे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।